Girls, as you know, we have started chapter number 3 of your book, which is Incomes Exempt from Tax under Income Tax Ordinance 2001. The next exemption is amount of gratuity or commutation of pension. First of all, you should note that there should be three prevalent retirement payments in Pakistan. The first one is pension. We all know what pension is. The next is gratuity. And the third one is provident fund. ये तीनों पेमेंट्स के बारे में आपको पता है। पेंशन जो है वो आपको अमाउंट रिसीव होती है आफ्टर रिटायरमेंट। सारी बेसिकली आपको आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव होती है, लेकिन पेंशन जो है ये एनुअल भी हो सकती है, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेच्युटी है वो पेंशन से डिफरेंट क्यों होती है कि आप जो लमसम अमाउंट एक ही दफ़ा रिसीव कर लेते हो अपने रिटायरमेंट पे, वो आपकी ग्रेच्युटी कहलाती है। और प्रोविडेंट फंड का पूरा आपको पता है कि आपके जो है जब तक आप एम्प्लॉयमेंट करते हो वहाँ से आपकी अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट होती है इस फंड में, और रिटायरमेंट में आपको ये अमाउंट रिसीव हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रेच्युटी की बात करते हैं। ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट है जो कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव होगी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर आप उसके जो डिपेंडेंट्स होते हैं या फिर जो उसकी हीयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट उसने यूज़ किया है और कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन, या फिर पेंशन के एक्सचेंज में जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगी वो किस हद तक एग्जेम्प्ट है, उसके क्या रूल्स हैं, यहाँ पर अब हम वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है। अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी जो कि आपके एम्प्लॉयज़ को रिसीव होती है आफ्टर रिटायरमेंट, उसको एग्जाम करने के कुछ रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल इज़ द अमाउंट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि आपने कोई भी अमाउंट रिसीव की है ऑफिशियल गवर्नमेंट के तौर पर, जैसे कि आप लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, या किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए काम करते हो, तो आपकी जितनी भी अमाउंट होगी वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। नेक्स्ट कहता है द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम अ ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। नेक्स्ट कंडीशन है कि वो सारी अप्रूव्ड जो ग्रेच्युटी फंड्स हैं जो कि आपने अपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव करवा लिए होते हैं, उन पे भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है। थर्ड कंडीशन आ जाती है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में रहते हुए जब अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी पे करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो विच गिव्स द फैसिलिटी ऑफ ग्रेच्युटी टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में काम करती है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो ग्रेच्युटी की फैसिलिटी देती है, तो उस केस में जब वो किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे करेगी तो ₹3 लाख तक वो ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी। उससे ज़्यादा अगर कोई ग्रेच्युटी है तो फिर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर डी कि कोई भी अमाउंट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव कर रहे हैं जिसमें आपके ये फर्स्ट ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते, इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर, ठीक है, तो उस केस में कहते हैं 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और ₹75,000 विच एवर इज लेस विल बी एग्जाम्प्ट। एग्जाम्पशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? आपके पास दो अमाउंट्स होंगी, एक तो है आपके जो उसने अमाउंट बता दी है ₹75,000, और दूसरा क्या होगी कंडीशन आपकी जो कि आपने ग्रेच्युटी अमाउंट रिसीव की है, अमाउंट का आपने क्या ले लेना है 50%। ठीक है। दोनों में से जोन सी भी अमाउंट छोटी होगी वो एग्जेम्प्ट है, उससे रिमेनिंग जितनी भी आएगी आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये चारों केसेस वो थे जिसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो ग्रेच्युटी है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या फिर आपकी ग्रेच्युटी अप्रूव्ड है देन आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो ग्रेच्युटी पे करते हो देन वो आपका 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उससे ज़्यादा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप जो है तीनों कंडीशंस आपकी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, उस केस में या तो 50% ग्रेच्युटी की अमाउंट या फिर आपका ₹75,000, दोनों में से जोन सी अमाउंट छोटी होगी उस तक एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग जितनी आ जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर ई में कुछ ऐसे केसेस बताए हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। आप अपनी ग्रेच्युटी की अमाउंट रिसीव करते हो लेकिन वो फुली टैक्सेबल होती है अगर आप ग्रेच्युटी की अमाउंट आउटसाइड पाकिस्तान रिसीव कर रहे हो। कंपनी पाकिस्तान में है लेकिन जो पर्सन है वो आउटसाइड पाकिस्तान रहता है। उसके अलावा कहता है कोई भी डायरेक्टर जो कि कंपनी के लिए काम करता है लेकिन इट्स नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जिसको आप कहते हो पार्ट टाइम जो है, जब वो आता है उसका दिल करता है, देखता है, चेकिंग करता है और चला जाता है, वो सारा पर्सन जो कि कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कंपनी के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसको जो भी ग्रेच्युटी रिसीव होगी वो भी टैक्सेबल होगी। उसके बाद है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान का रेजिडेंट ना हो और वो पाकिस्तान में रहते हुए किसी कंपनी से ग्रेच्युटी रिसीव करे, देन उसकी जो ग्रेच्युटी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। उसके अलावा है
कोई भी एम्प्लॉई जो कि एक से ज़्यादा ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा हो, ठीक है, एक ही कंपनी से या फिर किसी दूसरी कंपनी से भी ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा हो, तो उसकी सब में से सिर्फ एक ही ग्रेजुएटी जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, सारी नहीं एग्जाम्प्ट होती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारी सेकंड एग्जाम्पशन, स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 में, सैलरी वाले चैप्टर में पढ़े थे कि ये वो अमाउंट्स होती हैं, ये वो वाले अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, आप वो नहीं देखते, आपको जितना ये अलाउंस मिलता है उतने का उतना क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं, इसको हम जो है वो कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस भी कह सकते हैं, डेली अलाउंस भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस भी कह सकते हैं, ठीक है। नोट्स में नीचे इसने मेंशन किया है कि अगर गवर्नमेंट कोई डॉक्टर है और डॉक्टर जो है उसको कुछ देर के लिए कहा जाता है कि आपने अपने जो सर्विसेज हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म नहीं करनी, उनको जो अलाउंस दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो स्पेशल अलाउंस नहीं होता, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट नहीं होता, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। एग्जाम्प्ट सिर्फ वही होते हैं, वो सारे अलाउंसेस जिनका पर्टिकुलर नाम स्पेशल अलाउंस रखा जाता है और जो आपने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारे पास परक्यूजरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई। आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि कुछ ऐसे परक्यूजर्स हैं हमारे एम्प्लॉय रिसीव करते हैं जो कि टोटली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं। फ्रॉम द टैक्स ईयर 2006 यहाँ से उसने एग्जाम्पशंस क्लेम किए हैं, जो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर कोई भी पीआईए का एम्प्लॉई है और उसको जो है वो फ्री पैसेज प्रोवाइड किया जाता है या फिर कंसेशनल पैसेज प्रोवाइड किया जाता है उसको या फिर उसकी फैमिली को। आपको पता है कि पीआईए जो है वो एयरलाइंस हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान के अंदर रहते होंगे, उनके एम्प्लॉयज़ या फिर उनके घर वालों को या फिर उनके डिपेंडेंट्स को कोई भी फ्री या फिर जो है सब्सिडाइज्ड जो है वो पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, कंसेशनल पैकेज प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें जो है उनको टैक्स नहीं पे किया जाता, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉई है किसी रेस्टोरेंट का, उसको जो भी फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड रिसीव होगा ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। अगर वो जो है ऑफिशियल आवर्स के बाद अपनी फैमिली को लेकर आता है तो फिर उसको वो नहीं मिलेगा एग्जाम्पशन, ठीक है। उसके बाद है कोई भी हमारा एम्प्लॉयर है जिसका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एम्प्लॉई वहाँ पर काम करता है और उसके बच्चे वहाँ पर जो है वो पढ़ रहे होंगे, तो उनको जो भी फ्री या फिर सब्सिडाइज एजुकेशन रिसीव होगी वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। उसके अलावा है कि अगर किसी एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है और कोई भी एम्प्लॉय वहाँ से अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है तो वो भी जो है एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। उसके अलावा कोई भी फैसिलिटी जो कि हमारा एम्प्लॉयर जो है उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती उसकी वजह से, अपने एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देने की वजह से अगर एम्प्लॉयर को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, लेकिन पहले हमारा बोर्ड का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पशन, इनकम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए काम कर रहे होते हैं, कोई भी बोर्ड है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होगा और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है उसका, उसकी सारी इनकम्स जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस विल बी एग्जाम्प्ट अंडर दिस क्लास वेयर नो प्रॉफिट और डिविडेंड इज पेड टू द इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स। क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी होता है कि उनका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया था। यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ है तो एजुकेशनल पर्पज़ पर ही आपने सारे अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करना है। जैसे कि बाकी कंपनीज़ में हम अपने शेयर होल्डर्स को या अपने बॉन्ड होल्डर्स को डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने सारे प्रॉफिट्स अपने पास ही रखने हैं, ठीक है। और ये चीज़ कि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है, इसका अप्रूवल बोर्ड से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो जो एजुकेशनल पर्पज़ है, उसके अलावा कोई दूसरा पर्पज़ जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी आपका प्रूव हो जाता है कि ये वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के अलावा भी कोई काम कर रहा है, देन वो फिर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी और फिर आपको ये वाला एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है हमारे पास इनकम ऑफ ट्रस्ट। बहुत सारी ट्रस्ट ऐसी हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं और उनकी इनकम जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। बेसिकली जो जो ट्रस्ट बनाई जाती हैं वो किसी प्रॉपर पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जैसे कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं, यूनिट्स के जो है ट्रस्ट के यूनिट्स होते हैं, ठीक है, तो वो यूनिट्स जो है वो हम अपनी पब्लिक को सेल कर देते हैं।
कहता है कि कोई भी जो है इनकम ड्राइव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड होस्ट प्रॉपर्टी, ये सारी जो ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनकी इनकम्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो सकती हैं, लेकिन फॉलोइंग कंडीशंस की वजह से। पहली कंडीशन है कि जो ट्रस्ट हमने बनाई है वो या तो रिलीजियस पर्पज़ के लिए होगी या फिर कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा है कि जिस पर्पज़ के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके सारे प्रॉफिट्स जो है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते होंगे। सारी अमाउंट हमने सिर्फ उस पर्पज़ के लिए स्पेंड करनी है। उसके अलावा है कि जो भी अमाउंट हम स्पेंड करें वो विद इन पाकिस्तान होगी। मतलब चूंकि हमने एक प्रॉपर रीज़न की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, उसी रीज़न को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, उसी रीज़न के लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमारे पास आ जाती है इनकम फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग यूनिट। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये बनाया गया था आज से कोई 7-8 साल पहले, लॉ हमारे इनकम टैक्स के अंदर। ये पाकिस्तान के अंदर जो फार-फ्लंग्ड एरियाज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो है फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस होता है, और आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कितनी अच्छी क्वालिटी का जो है वो फूड प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहा गया कि उन इलाकों में एक तो डेवलपमेंट हो सके और दूसरा जो है इन फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, और इन लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स बिल्कुल जो है वो एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया। तो कहते हैं कोई भी पर्सन जो है, कोई भी टैक्स पेयर अपना कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है या फिर प्रिजर्वेशन यूनिट लगाता है, कोई बलूचिस्तान साइड पे, मालाकंड डिवीजन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे या फिर फाटा वाली साइड पे, ठीक है। तो उसमें आपकी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगी, कुछ कंडीशंस को अगर वो पूरा करेंगी तो। पहली कंडीशन है कि जो भी यूनिट आपने लगाया है वो इस टाइम पीरियड के अंदर लगाया हो, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2014 एंड एंडिंग ऑन 30 जून 2017। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपने यूनिट ओपन किया है तो अगले 5 सालों के लिए आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। इट मस्ट बी इंगेज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ लोकली ग्रोन फूड, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और जिस इलाके में ये एग्जेम्पशन मिल रहा है उस इलाके में अगर आप फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं देन ही आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। वही बात कि आपको जो एग्जेम्पशन है वो 5 सालों के लिए मिलेगा, और वो 5 ईयर स्टार्ट कहाँ से होंगे, जब आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो है प्रॉपर्ली बिजनेस स्टार्ट किया होगा, या फिर कमर्शियली आपने उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। जो उनसे भी डेट पहले बाद में आती है, उस बाद वाली डेट में से आपके 5 वाले ईयर स्टार्ट होंगे, और फिर आपको 5 सालों के लिए क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, ठीक है। ये भी हमारे कंट्री में जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं इनकम ऑफ मुदारबाज। जो मुदारबाज हैं उनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। आपको पता है कि मुदारबा क्या है, एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। बेसिकली आप जो मुदारबा समझते हैं कि एक पर्सन जो है वो होता है रब्बुल माल, और दूसरा जो है आता है अपना मुदारब पर्सन होता है जो कि अपने स्किल्स लेकर आता है। ये मुदारबा फॉर्म ऐसे ही किया जाता है, लेकिन जहाँ पर जिस मुदारबा की बात की जा रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरे छोटे-छोटे मुदारबास को फ्लोट मीन्स कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसका काम है आगे से कंपनीज़ को बनाना, ठीक है। ये वो काम है आपका, यहाँ पर मुदारबा की बात की जा रही। ये एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है जिसमें ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर मुदारबा कंपनीज़ एंड मुदारबा फ्लोटिंग एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1980 के अंदर, एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। पहली कंडीशन ही यही है कि इनकम शुड नॉट बी फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। कोई भी तजारत करके आपने पैसा जनरेट नहीं करना, बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू फ्लोट अदर मुदारबाज, दूसरे मुदारबाज को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना इसका पर्पस है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी से कोई भी इनकम नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि जितनी भी इसकी इनकम आती है उसका 90% इसने अपने जो है वो सर्टिफिकेट होल्डर्स को सेल करना होता है। कंपनीज में जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, मुदारबा में वैसे सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं, ठीक है। मुदारबा के सर्टिफिकेट्स पब्लिकली ट्रेड करते हैं, तो मुदारबा में जितनी भी इनकम आ रही है उसका 90% हमने अपने सर्टिफिकेट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और चीज़ यहाँ पर उसने एक्सप्लेन की है, गर्ल्स आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने एक रिजर्वेशन की लिमिट रखी हुई है जिसको हम रिजर्व्स कहते हैं। जैसे कि हर बैंक के लिए ज़रूरी होता है कि उस रिज़र्व जो परसेंटेज है वो अमाउंट आप अपने बैंक के पास रखवाते ही रखवाते हैं। टोटल इनकम में से कुछ पोर्शन आप जो है वो रिजर्वेशन रेट के तौर पर अपने बैंक में रखवाते हैं, वो एक मैंडेटरी रिज़र्व कहलाता है। तो यहाँ पर भी कहता है कि टोटल जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से आप मैंडेटरी रिज़र्व को क्या करोगे, लेस कर लोगे। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसका 90% आपने अपने सर्टिफिकेट होल्डर्स में ज़रूर सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर सी हमारे पास, कि जो हम अपने सर्टिफिकेट होल्डर्स को बोनस सर्टिफिकेट्स या फिर बोनस शेयर्स इशू करते हैं, वो इस 90% में इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि बोनस सर्टिफिकेट्स या फिर बोनस शेयर्स क्या होते हैं। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर पा रही, तो वो क्या करती है, डिविडेंड जो है की शेप में अपने पुराने वाले शेयर होल्डर्स को फर्दर शेयर्स इशू कर देना आपके बोनस शेयर्स कहलाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, कंपनी डिविडेंड भी पे कर लेती है, उसको कैश भी नहीं देना पड़ता, उसका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बोनस सर्टिफिकेट्स अगर कोई भी कंपनी एज अ डिविडेंड अपने सर्टिफिकेट होल्डर्स को इशू करती है, तो वो जो है वो इस 90% में जो कि पहले कहा गया है उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। गर्ल्स, जैसे हमने फूड प्रोसेसिंग का देखा कि फूड प्रोसेसिंग में पाकिस्तान के किसी इलाके के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा था। अब यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट पर काम किया जा रहा है कि जो भी पर्सन पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है, बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं और वो बाहर की कंट्रीज़ में सेल कर रही होती हैं। उनकी इनकम्स को एग्जेम्प्ट इसलिए कहा जाता है, किया जाता है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी कंपनी अगर आईटी सर्विसेज या फिर आईटी इनेबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, पीरियड एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून 2025 तक उनको क्या मिलेगा, एग्जाम्शन मिलता रहेगा। ठीक है, कहते हैं हाउएवर फॉर अवेलिंग दिस एग्जाम्शन, ये ज़रूरी है कि टोटल जो उनकी इनकम है जो कि वो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 80% पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी में लेकर आया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मैं जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग का काम करती हूँ, जो है वो सॉफ्टवेयर्स बनाती हूँ और दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती हूँ। जब मैं सेल करूँगी तो मुझे जो रिटर्न रिसीव होगा वो क्या होगा, फॉरेन करेंसी होगी। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उस अमाउंट का 80% किसी दूसरी जिस कंट्री में मैंने सेल किया है उस करेंसी में पाकिस्तान में लेकर आऊँ, रेमिट करूँ पाकिस्तान में। अगर मैं पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी को रेमिट करूँगी तो उस केस में मुझे क्या होगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि आपके जो है जो पैसा है वो आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेकर आना है, ये नहीं है कि कैश की शेप में लेकर आ रही हूँ। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में उसने उन सर्विसेज को एक्सप्लेन किया है कि आईटी सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं। जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, आप जो है MIS पढ़ते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसमें आप देखते हो कि किस तरह से एक पूरी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये उसकी बात की जा रही है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बना लिया जाए तो जैसे जैसे कंपनी में चेंजेस आते रहते हैं वैसे वैसे उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस आने ज़रूरी होते हैं, इसलिए उसकी साथ साथ मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। इंटीग्रेशन करना सॉफ्टवेयर में, वेब डिज़ाइनिंग का काम करना, वेब डेवलपमेंट करना, ये जो आप वेबसाइट्स बनाते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, वेब होस्टिंग वगैरह जो पीछे से सर्वर्स काम कर रहे होते हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं, आईटी सर्विसेज। ठीक है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आपके पास इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स आ जाते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर्स, अब इनको मैं फर्दर डिटेलिंग नहीं बताऊंगी कि बिकॉज आपकी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, आप देखते हो कि आप अपने छोटे छोटे जो जो रिटेल स्टोर हैं वहाँ पर भी बार कोड्स, आपके QR कोड्स जो हैं, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वगैरह को यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी आपकी IT इनेबल सर्विसेज होती हैं, उन सब के नाम उसने यहाँ पर मैंशन किए हैं। हमारा यहाँ पर काम ये है कि अगर कोई भी पर्सन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है तो उसकी इनकम जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशन क्या है कि आपने टोटल इनकम का 80% पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी में रेमिट करना है एंड थ्रू यूजिंग बैंकिंग चैनल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेडिकल चार्जेस और हॉस्पिटल चार्जेस एंड मेडिकल अलाउंस। गर्ल्स, ये चीज़ मैं आपको पहले चैप्टर नंबर डेफिनेशंस वाला जो चैप्टर था उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेडिकल चार्जेस या फिर जो आपके मेडिकल अलाउंस होता है उसको हम किस तरह से टैक्सेबल करते हैं और किस तरह से एग्जाम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तीनों उसने अलहदा मेंशन किए हैं, चाहे आपका मेडिकल चार्जेस हैं, चाहे आपके हॉस्पिटल चार्जेस हैं, वो सारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेते हो,
कोई भी जो है वो हॉस्पिटल चार्जेस जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर देता है, या फिर आपको मेडिकल चार्जेस या हॉस्पिटल चार्जेस की रीइंबर्समेंट हो जाती है एम्प्लॉयर से, तो वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं कि आपके पास जहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उस डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो है एनटीएन नंबर होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपका एम्प्लॉयर जो है वो खुद आपके बिल्स को, आपके सर्टिफिकेट्स को सर्टिफाई करता है, अटेस्ट करता है। और एक और चीज़ है कि दीज आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 3 कंडीशंस मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए, आपके बिल्स जो हैं वो अटेस्टेड हों, आपके एम्प्लॉयर ने उनको अटेस्ट किया हो, और तीसरा आ जाता है इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, अकॉर्डेंस टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। 3 कंडीशंस पूरी हों तो आपके मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस या फिर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एंड हॉस्पिटल चार्जेस टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर मेडिकल अलाउंसेस की बात की जाए, तो ये चीज़ आपको पता है कि मेडिकल अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड द रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। मतलब ये इसकी कंडीशन है कि आपके 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक ये एग्जेम्प्ट होता है, उसके अलावा जितनी भी अमाउंट आ जाती है उसको हम क्या कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं। गर्ल्स, द लास्ट एग्जाम्पशन इज प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का वर्डली मीनिंग होता है कि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमने उसको, उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो डेट जब हम किसी भी पर्सन से लेंगे और उसके ऊपर उसको कोई भी जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, प्रॉफिट पे कर रहे होंगे या मार्कअप पे कर रहे होंगे, वो कुछ कंडीशंस के अंडर जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। पहला हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान का पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से डेट रिसीव करता है, ठीक है, तो उसका जो डेट है, जो भी रेजिडेंट पर्सन वो डेट रिसीव कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंडर रहते हुए किसी प्रोजेक्ट पर यूज़ होगा, और वो जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होगा, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाता है। जैसे कि मैं एक रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं रेजिडेंट पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन से लोन लेती हूँ, फॉरेन करेंसी में होगा डेफिनेटली, वो फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान में लेकर आऊँगी और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर यूज़ करूँगी जिसको कि मेरी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो मेरे जितने भी मैं उसको डेट वगैरह, डेट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रही होंगी, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। उसके अलावा आ जाता है कि कोई भी प्रॉफिट ऑन डेट किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को जब पे किया जाता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान के अंडर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं उनको किसी दूसरी कंट्री में क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है हमारा प्रॉफिट ऑन डेट को एग्जेम्प्ट किया जाता है। जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी, बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होती हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम होती हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस में आ जाता है, इसलिए भी आपको एग्जेम्पशन दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पॉइंट नंबर सी। कोई भी हब पावर लिमिटेड कंपनी जो है प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव करती है अपने डिपॉजिट्स पे या अकाउंट्स पे विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो भी उसकी जो भी इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हब पावर लिमिटेड कंपनी क्या है। ये कंपनी पाकिस्तान में बनाई गई है जितने भी इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको लोन देने के लिए। जैसे कि वापडा है, तो वापडा को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किस कंपनी से लेगा, हब पावर लिमिटेड कंपनी से। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग कंपनीज को क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इसके सारे भी जितने भी प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होते हैं, इसको जो डिपॉजिट्स के ऊपर जो भी ये इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर डी, प्रॉफिट ऑन डेट पेड टू एन एजेंसी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोन वगैरह ले लेते हैं, पाकिस्तान के अंडर जो है हमने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह चलाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है या फिर कोई फॉरेन नेशनल की कोई एजेंसी है, यहाँ भी कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है और हमने उनसे किसी लोन एग्रीमेंट के थ्रू फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम जितना भी डेट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। लेकिन आफ्टर 30 जून 2008 ये वाला एग्जेम्पशन खत्म कर दिया था। मतलब अब अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन किसी भी फॉरेन एजेंसी या फिर फॉरेन नेशनल से कोई लोन वगैरह लेता है तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट जितना भी पे करता है उसके ऊपर उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनी प्रॉफिट ऑन डेट डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट, पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी बैंक के अंडर आप अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलते हो और आपका जो है पाकिस्तान में उसको ऑथराइज बैंक है कोई, मतलब आप अप्रूव्ड बैंक है और आपने उसमें ये वाला अकाउंट खोला है, तो उसके ऊपर जितना भी आपको इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होगा वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। उसके अलावा आ जाता है पॉइंट नंबर एफ,
प्रॉफिट ऑन डेट राइट फ्रॉम अ रुपी अकाउंट, पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी ऑथराइज बैंक में अगर आप रुपी अकाउंट खोलते हो और आप जो है रहते आउटसाइड पाकिस्तान में हो, ठीक है, आप पाकिस्तान के सिटीजन हो लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी दूसरी कंट्री में जाकर रहते हो, पाकिस्तान में आप फॉरेन जो है रुपी अकाउंट खोल लेते हो, उसमें आपने डिपॉजिट जो है वो किसी फॉरेन करेंसी में करनी है, ठीक है, उस केस में आपको उस डिपॉजिट के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट रिसीव होगा वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। ये भी इस पर्पज़ के लिए है कि आप हैं पाकिस्तान के सिटीजन, रुपी अकाउंट आपने खोला है, आप जितना भी पैसा भेजोगे, जैसे कि सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जैसे कि आप में से बहुत काफ़ी लड़कियों के फादर जो हैं वो किसी दूसरी कंट्री में होते हैं, वो वहाँ से पाकिस्तान में अपना अगर अकाउंट खोल लेते हैं रुपी अकाउंट, वो वहाँ से फॉरेन करेंसी में पैसा इस अकाउंट में भेजेंगे और जब यहाँ से पैसा जो है वो विड्रॉ करवाने लगेंगे तो वो आपको रुपीज़ में रिसीव होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये वाला एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर जी, प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव्ड बाय अ फॉरेन लेंडर, कोई भी फॉरेन किसी दूसरी कंट्री का लेंडर है या फिर कोई भी लोकल बैंक है जिसके 75% से ज़्यादा शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या फिर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, मतलब ये जो भी फॉरेन लेंडर या फिर लोकल बैंक है वो जो है वो 75% से ज़्यादा अपने शेयर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रखवाता है, देन जो है उनको 23 ईयर्स के लिए एग्जाम्पशन मिल जाता है, ठीक है। ये एग्रीमेंट तभी अगर ये वाला जो 75% शेयर्स आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हो, ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है ये चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी के अंडर की होना चाहिए। अगर आपको इस सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में ये जो एक एग्रीमेंट है, चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी के अंडर कोई एक बैंक बनाया जाता है या फिर कोई भी फॉरेन लैंडर है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है और वो जो फॉरेन लैंडर या जो बैंक है उसके 75% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट की पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, देन आपको ये वाला एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। बस प्रॉफिट ऑन डेट के हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। प्रॉफिट ऑन डेट आपको पता चल गया होगा कि आपने जो डेट दिया है किसी पर्सन को या फिर जो डेट आपने किसी पर्सन से लिया है, अगर आप लेंडर हैं देन आप क्या है इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे होंगे और अगर आपने बारो किया हुआ है डेट देन आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर्टेन पेमेंट्स के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आपके जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट आप पे करते हो या रिसीव करते हो तो कुछ कंडीशंस के अंडर वो अमाउंट क्या हो जाती है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाती है। ये सारी की सारी आपकी एग्जाम्पशंस थी जो कि हमने करनी थी, जो कि आपकी आउटलाइन में मेंशन थी।